औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने FA2 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी में आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं जो 5 से लेके 11 तक। कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रोल अकाउंट्स एंड द करेक्शन ऑफ एरर्स, एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स, रिसीवेबल्स एंड इररिकवेबल डेट्स, cost of goods sold and the treatment of inventories, non-current assets and depreciation, the account of sole traders, extended trial balance। तो हम इसको सीक्वेंस से नहीं आगे पीछे करके निकालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आसान सा टॉपिक है नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन, चैप्टर नंबर 9। एसेट्स क्या होते हैं, थोड़ा हम पहले रिकॉल कर लें कि एसेट्स होते क्या हैं, क्योंकि हमने ये बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में हमने समझा था कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एसेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू क्या है और इक्विटी किसे कहते हैं। तो मुझे जरा बताएं, एक बार दोबारा से इसको समझा दें कि एसेट्स होते क्या है, जिसको आप ओन करते हैं। वेरी गुड। और वेरी गुड, जिसको आप ओन करें, यानी एसेट्स में हमने देखा एसेट्स में आपने देखा कि भाई एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप ओन करते हो और जिनको आप बिजनेस में यूज करते हैं या फिर उनसे कोई कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट यानी ऐसा फायदा जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सके, ऐसा फायदा जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी मनी वैल्यू में जो आ जाए। ठीक है भाई, ओनरशिप में होगा तो आपके कंट्रोल में भी होगा, और दूसरी चीज वो यूज कर सके। तो भाई बिजनेस के लिए वो तमाम रिसोर्सेज दो सवालों पे डिपेंड करता है कि एसेट्स हैं या नहीं है। पहला सवाल, क्या वो तुम्हारी ओनरशिप और कंट्रोल में है। अगर ओनरशिप में है तो ऑब्वियसली आपका ही कंट्रोल होगा। अच्छा जी, अगर इसका जवाब यस आ जाता है, हाँ में आ जाता है, तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। वरना तो अगर यहीं पे आपको नो मिल जाए तो फिर फायदा नहीं है, वो तो आपका फिर सेकंड क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं बनता। जब सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे तो फिर आप देखोगे क्या आप इसको बिजनेस में यूज कर रहे हो या इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हो। अगर हाँ तो भाई वो तमाम रिसोर्सेज बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा जी, कुछ रिसोर्सेज एग्जाम्पल के तौर पे भाई कैश है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास अकाउंट रिसीबल है, आपके पास प्रीपेड है, आपके पास मोटर व्हीकल्स है, आपके पास बिल्डिंग्स हैं। ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं जिसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और इसमें आपका कंट्रोल और ऑनरशिप है। तो फिर दूसरी चीज, कुछ तो आपको एक साल के अंदर अंदर फायदा दे रहे हैं और कुछ एक साल से ज्यादा के अरसे तक फायदा दे रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया भाई, आपने इसमें बना दी कैटेगरी कि भाई जो आपको एक साल के अंदर अंदर फायदा दे रहे हैं, यानी कि 12 महीने एक साल, तो वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, करंट एसेट। और जो 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा यानी एक साल से ज्यादा के अरसे तक आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो आपके पास कहलाते हैं नॉन करंट। नॉन करंट या फिर इसका दूसरा नाम होता है फिक्स एसेट्स। ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स, यहाँ लिख देती हूँ।
तो पहले हमने बात करी कि एसिड्स किसे कहोगे, फिर हमने बात करी कि सही है आपको कौन से रिसोर्सेज एक साल के अंदर फायदा देते हैं, तो हमने उसको करंट एसेट की कैटेगरी में रख दिया। जो एक साल से ज्यादा के अरसे में फायदा दे रहे हैं उसको हमने नॉन करंट की कैटेगरी में रख दिया। अच्छा जी, फिर जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक अभी करंट एसेट का नहीं है, किसका है भाई, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में भी आपकी दो टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है आपके पास टेंजिबल, एक होता है आपके पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट या टेंजिबल फिक्स एसेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट। टेंजिबल और इनटेंजिबल का क्या मतलब है? एग्जैक्टली exactly. टेंजिबल का मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप अपनी नेक्ट आई से देख सको, जिसको आप टच कर सको, फील कर सको, उसकी कोई एग्जिस्टेंस हो। बॉडी होती है तो फिर आप उसको देख सकते हो, बॉडी होती है तो आप उसको टच कर सकते हो, बॉडी होती है तो फिर आप उसको फील कर सकते हो। अच्छा जी, तो वो तमाम क्या है आपके पास, टेंजिबल। टेंजिबल में हमने लैंड भी पढ़ा था। अच्छा जी, टेंजिबल में हमने, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, लैंड भी पढ़ा था, बिल्डिंग भी पढ़ी थी, और बिल्डिंग के अलावा आपके पास मशीनरी भी थी, मशीनरी के अलावा प्लांट, और क्या चीजें पढ़ी थी भाई आपने, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स थे, और क्या चीज थी भाई फर्नीचर था, फिक्सचर्स थे, फर्नीचर, फिक्सचर्स, और क्या क्या था भाई, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स भी थे, याद आया, इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये तो कुछ कैटेगरी याद आ रही है। देन फिर हमारे पास इंटेंजिबल में कुछ अलग चीजें आ रही थी, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, आगे जगह नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है जो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा क्या है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेट है। अभी इंटेंजिबल की बात ही एग्जांपल्स मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दी थी। अब जो हमारा टॉपिक है इसमें याद रखिएगा कि हमारे टॉपिक में टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स तो शामिल हैं, लेकिन उसमें लैंड शामिल नहीं होगा। ठीक है, लैंड के अलावा बाकी तमाम बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, जितने भी हैं उससे रिलेट कर रहा है ये टॉपिक। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? अब जब यहाँ आपको समझ में आ गई तो अब हम इसमें आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, हमारा चैप्टर नेम क्या है, नॉन करंट एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं और हमारा ताल्लुक इस टॉपिक में किन नॉन करंट एसेट से है वो मैंने आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन क्या है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट के लिए हमने FA1 में भी एक चीज देखी थी कि भाई आप नॉन करंट एसेट्स हो गए तो इसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करते हो एसेट के तौर पे, नॉन करंट एसेट के तौर पे। क्यों, रीजन था। अब इसको समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा था कॉन्सेप्ट था आपके पास कैपिटल और रेवेन्यू। क्या पढ़ा था इसमें, कुछ याद है? हम्म
ये वो वाला रेवेन्यू है जो हमने 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा है, वो नहीं है, ये अलग है कॉन्सेप्ट। तो ये आपका कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने, चलो इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल में देखो कौन सी चीज आएंगी कैपिटल के कॉन्सेप्ट में वो चीज आएंगी जो कभी कभार हो रही है, रियरली आप कह सकते हो, वंस अपॉन अ टाइम, एक आध बार हो जाए। जबकि रेवेन्यू में वो तमाम चीजें होंगी जो रेगुलर या आप कह सकते हो रूटीन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी कैपिटल में हम वो तमाम चीजें देखेंगे जो आपकी कभी कभार होती हैं, एक आध बार हो गई साल में। साल में इससे मुराद ये नहीं है कि एक साल में एक आध बार हो गई, नहीं, कई सालों में एक आध बार हो गई, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह का। तो हम ये तभी कहते हैं कि भाई कैपिटल में जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, वो कभी कभार हो रही है, काफी सालों में हो रही है, हो सकता है 5 साल में, हो सकता है 4 साल में, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 15 साल में। जबकि रेगुलर जो आपका काम है, तो वो तमाम काम जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, रूटीन के काम में हो रहे हैं, वो आपका कहलाता है रेवेन्यू। अब इसमें दो बातें आएंगी, क्या? इसमें आएंगी एक चीज एक्सपेंडिचर, दोनों के लिए, क्या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहोगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहोगे। फिर दूसरी चीज आएगी इनकम, कि भाई आप कैपिटल इनकम किसे कहोगे और रेवेन्यू इनकम किसे कहोगे। तो ये चीजें आपके पास आएंगी। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर को समझते हैं। एक्सपेंडिचर, तो आपके पास एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है कैपिटल के तौर पे, यानी आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज करा। अब अगर मैं 10 लाख की कोई मशीन खरीद रही हूँ, तो क्या ये इतना आसान होगा कि कोई भी आपका ऑफिस का एम्प्लॉय जाए, एक मशीन खराब हो गई है वो जाए और अपने मर्जी से लेकर आ जाए, क्या ये इतना आसान होगा? नहीं, ऑफिस के एम्प्लॉय से कोई काम नहीं होगा ये, क्योंकि बड़ा खर्चा है। इसके लिए जाहिर सी बात है बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं या फिर आपके जो सीईओज वगैरह होते हैं, एमडी वगैरह है, उनकी इजाजत चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी इजाजत चाहिए, उनसे अप्रूवल चाहिए होती है कि भाई हम हमें ये एसेट चाहिए, प्रोडक्शन में मसला आ रहा है या वॉट एवर सो, या अभी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर आपकी अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, वॉट एवर, उनकी इजाजत होती है, तो फिर क्या होता है, ये आपका एक्सपेंस होता है। अब आपके पास ये जो नॉन करंट एसेट आता है, क्या जिस साल मैंने खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने ये परचेज करा, मैंने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, कितने की थी भाई, 10 लाख की खरीदी, कब, January 1, 2021 में। तो क्या मैं January 1, 2021 को वो 10 लाख की मशीन को एक्सपेंस मान लूं? नहीं। अब हम क्या देखते हैं, उसकी लाइफ कितनी है, कितने साल चल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 साल उसने कहा था कि चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जरा इसकी इंफॉर्मेशन लिख लूँ ताकि आपको जहन में रहे। मैंने क्या कहा कि मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख, ठीक है, और इसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल। अच्छा जी, फिर मैंने क्या कहा, ये खरीदी कब, January 1, 2021 पे। तो मैंने सवाल ये करा, क्या मैं January 1, 2021 पे क्या इसको एक्सपेंस मान लूं? आपने कहा नहीं। तो फिर कब, यानी कि 21 के आपके पास पूरा एक साल कब कंप्लीट होगा, December 31, 2021 पे, ऐसा ही है। फिर 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 आ जाएगा, सही है। तो क्या तब मैं जाके मानूं, तब जाके मैं पूरा एक्सपेंस मानूं, बीच में कुछ ना करूं?
आपने कहा दिसंबर 31 2030 पे जाके मैं एक्सपेंस मानूं, आप ये कह रहे हो। तो उससे पहले के ईयर्स में 2029, 2028, 2027 यहाँ रिकॉर्डिंग ना करूं? 10 साल लाइफ हो जाएगी। अब देखो, क्या ये सिर्फ बिल्कुल एंड में जाके अपना एक्सपेंस कर रही है? नहीं, ये हमारे बिजनेस में 10 सालों से एकदम अगर हम बिल्कुल एंड में जाके कर रहे हैं, तो सब इसका मतलब है कि आपने प्रीवियसली जितना उसको यूटिलाइज करा वो तो नहीं दिखाया। उसको यूज कर रहे हो तो क्या आपके पास 10 लाख की जो मशीन आई थी, यूज करने के बाद 1 साल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ, तब से भाई मैंने जनवरी 1 2021 पे परचेज करी थी और दिसंबर 31 2021 पे 1 साल हो गया था। तो 1 साल गुजरने के बाद भी ये क्या 10 लाख की रहेगी? नहीं, क्या होगी? यूज करूंगी तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। कितनी हो जाएगी? 10 लाख है और इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। बताएं कितनी आ जाएगी? आपका कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर से आपने सब काम करना है, तुक्का नहीं। मुझे पता है यहाँ दिख रहा है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर क्या आदत डाले। बोलें कितनी? बेटा, 10 लाख को 10 पे डिवाइड करो, 1 लाख आएगी, 10,000 नहीं आएगी। ठीक है, 1 लाख। 1 साल की 1 लाख तो 10 सालों की 10। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो तुम नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हो, ये बड़ा खर्चा है। आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते एम्प्लॉय के तौर पे, आपको टॉप मैनेजमेंट की इजाजत चाहिए होती है। बड़े खर्चे कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है कि हम हर दूसरे साल या साल में 2 बार मशीन लेकर आ रहे हैं 10-10 लाख की, ऐसा नहीं होता। 10 साल की आपके पास है, तो जब आपको लगता है कि प्रोडक्शन अब बढ़ाने की जरूरत है, फिर 5-6 साल में आप करते हो। या फिर खराब हो जाती है तो फिर आप इसको रीसेल वगैरह कर रहे हो, तो भाई ये तब की बात है। सही है। रोज का खर्चा नहीं है। हाँ, रोज का भी हमने क्या खर्चा देखा कि आप जितना जितना इसका यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। आपने 1 साल यूज कर लिया, एक्सपेंस हो गया। ये क्या आपका कभी कभार का खर्चा है? नहीं, ये तो हर साल हो रहा है। तो ये किसका पार्ट है? रेगुलर रूटीन का पार्ट। और इसको जो नॉन करंट एसेट को जो परचेज करा था, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। क्लियर है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसा खर्चा जो बहुत बड़े हों और वो अपनी मर्जी से नहीं होते, कभी कभार होते हैं नॉन करंट एसेट को परचेज करने की वजह से। या दूसरी चीज, कि आपने कोई ऐसी इंप्रूवमेंट लेकर आए हो, कोई इसमें ऐसी चीज डलवा दी है कि जिसने इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है, तो वो भी क्या है आपके पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी रेवेन्यू का मतलब रेगुलर रूटीन की, जैसे अभी हमने बात करी, भाई मशीन तो पूरे साल यूज हो रही हैं, तो जितना ये यूज हो रही है उतना एक्सपेंस हो रहा है। जितना यूज करते जा रहा है एक्सपेंस, रेगुलर रूटीन की बात है। मेंटेनेंस करवा रहे हो उसकी, रेगुलर रूटीन की बात है। इसके अलावा आप जितने लेबर यूज कर रहे हो, इसके लिए लेबर चला रहे हैं इन चीजों को, तो वो भी क्या है? रेगुलर रूटीन की बात है। जितनी बिजली यूज हो रही है वो भी रेगुलर रूटीन की बात है। जितनी सैलरीज पे कर रहे हो वो भी रेगुलर रूटीन की बात है। इन शॉर्ट, जितने भी रेगुलर एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितना कभी कभार बड़ा खर्चा है वो क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई मैंने आपको क्या कहा कि आप जब नॉन करंट एसेट को परचेज करते हो, एक तो ये, दूसरा कोई आपने ऐसी इंस्टॉलमेंट करवाई है, ऐसी चीज इसमें इंस्टॉल करवाई है जिसने इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया, वो भी क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? इसमें कोई सवाल? दूसरी चीज आते हैं रेवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम। ठीक है, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपका कैपिटल वो वाला नहीं है जो हमने पढ़ा था
इन्वेस्टमेंट के लिए, ये वो नहीं है कॉन्सेप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। मैंने आपको कहा कैपिटल इनकम, कैपिटल का मतलब यानी यहाँ कैपिटल से अगर मैं देखूं तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज होंगी जो कभी कभार हो रही हैं। अच्छा जी, तो फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप कभी कभार कर रहे हो इनकम? तो भाई ये जो आपने नॉन करंट एसेट खरीदा, हमेशा इसको अपने पास थोड़ी रखोगे। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक्सचेंज कर देते हो, समटाइम ऐसा होता है कि आप इसको सेल कर देते हो कि हाँ अभी हमने कर लिया है काम, पॉइंट अप कर रहे हैं, या फिर नई कोई अपडेट आई है तो हम इसको बेच के दूसरी लेंगे, वट एवर एक्सचेंज वाली कहानी। तो उन केसेस में आप क्या करते हो, इसको सेल करते हो, तो यही आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल इनकम। क्लियर है? रेवेन्यू इनकम, भाई रेगुलर रूटीन से आप जितना भी काम कर रहे हो, आपने मशीन जो ली थी इससे आप आइसक्रीम बना रहे हो, तो ये आपके लिए क्या रूटीन की चीज है, रेगुलर इनकम है, सही है, तो आपके पास रेवेन्यू इनकम। सेल करने की वजह से जो इनकम आ रही है वो रेवेन्यू इनकम। अगर इत्तेफाक के तौर पे कोई नई मशीन आ गई, कोई नई अपडेट आ गई, आपने अपनी उस मशीन को सेल कर दिया, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, कैपिटल इनकम। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? इसको रीड करें जरा। The acquisition of non-current assets or an improvement, they are adding capacity. Revenue acquisition is expenditure which is incurred for the purpose of the trade of the business or to maintain the existing earning capacity of non-current. Only material items should be capitalized. मटीरियल आइटम्स शुड बी कैपिटलाइज, यानी कि ऐसी चीजें, मटेरियल आइटम्स का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई मटेरियल लगा है, मतलब उसकी कोई वैल्यू हो। सही है? मटेरियल आइटम्स ऐसे कहलाते हैं एग्जांपल के तौर पे कि देखो बिजनेस में आपके पास यूज करने वाला तो कैलकुलेटर भी आपके पास है ना? वो क्या आप एक साल यूज करके फेंक दोगे? नहीं, मोर देन 1 ईयर चलेगा। तो क्या ये ऐसी अमाउंट है जिसको अगर मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाऊं तो हमारे जितने यूजर्स हैं कोई डिसीजन लेंगे इसको देख के? नहीं ना। वो किस चीज को देख के डिसीजन लेंगे, अच्छा इनकी इतने करोड़ की बिल्डिंग है, अच्छा इनके इतने करोड़ का लैंड है, अच्छा इनके इतने करोड़ के मशीन्स लगी हुई हैं, इनका इतना करोड़ का प्लांट लगा है, या इतने लाखों का प्लांट लगा है। इस चीज को देख के वो डिसीजन लेंगे, इस चीज को देख के वो हमारी वर्थ जानेंगे कि अच्छा जी इनकी वर्थ इतनी है। तो वो स्टेपलर या आपकी कैलकुलेटर को देख के नहीं, तो यहाँ तभी लिखा है कि भाई सिर्फ वो आइटम्स कैपिटलाइज करना जो मटेरियल हो, मटीरियलिस्टिक नेचर के हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? देन नीचे क्या लिखा हुआ है? Current assets is constant, but विच एक्वायर्ड but and maintain the business with a period holding profit and not made merely। current into cash. अब यहाँ पे मैंने आपको यही बात बोली थी, नॉन करंट एसेट क्या है बेटा? नॉन करंट एसेट वो है जिसको आप एक्वायर करो और अपने पास रखो, बिजनेस में अपने पास रखो, कब तक के लिए? मोर देन 1 ईयर के लिए। और क्यों? कि भाई आप उससे कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या यूज कर रहे हो। ठीक है? इट इज नॉर्मली यूज ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, जो मैंने आपको बताया था, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है? यहां तक क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या लिखा हुआ था? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स और इम्प्रूवमेंट। वही चीज मैंने बताई कि भाई आपने लैपटॉप लिया था, लैपटॉप क्यों लिया था? आपने वीडियो के लिए बनाने के लिए लिया था, आजकल नया दौर चल रहा है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस की नेचर से देखो, तुमने वो रिसोर्स लिया है, क्या वो तुम्हारे ओनरशिप में? हाँ। क्या तुम उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो इकोनॉमिक? हाँ। तो वो क्या है तुम्हारे लिए? एसेट्स है। अब ये कौन सा एसेट है? क्या तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर फायदा दे रहा है या 1 साल से ज्यादा? आपने कहा 1 साल से ज्यादा। इक्विपमेंट है, लिया है बिजनेस का। देखो आपके पास बिजनेस की वर्थ होती है, कुछ 1 लाख का होता है, कुछ 50,000 का होता है, कुछ 50 मिलियन का होता है। तो आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए आपका नॉन करंट एसेट है। ठीक है जनाब?
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब तुम परचेज कर कर आए थे ये चीज नॉन करंट एसेट, तो तुमने इसको नॉन करंट क्यों दिखाया था? क्योंकि तुमने ओनरशिप में लिया था और दूसरा बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, आपके लिए ये है आपके पास नॉन करंट एसेट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद आ गया। अब अगर इन केस तुम्हें लगे कि भाई इसकी फॉर एग्जांपल ड्राइव बदल दी जाए या ये डिवाइसेस इसमें डाल दी जाए, तो इसकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, ये 2 मिनट में काम करके दे देगा। जो आपके 10 मिनट आधा घंटा या आपके 45 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा। समटाइम ऐसा होता है ना कि भाई हम उसकी ड्राइव वगैरह बदल देते हैं, हार्ड ड्राइव वगैरह बदल देते हैं, उसमें रैम अच्छी कर देते हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा देते, तो ये आपको काम क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो ये क्या है आपके लिए, है तो ये भी जाहिर सी बात है एक्सपेंस, तो ये पार्ट किसका बन रहा है, नॉन करंट एसेट का, तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? फिर सेम इसी तरह से जब आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, revenue expenditure is expenditure which is incurred for the purpose of the trade of the business। ठीक है, ये मैंने आपको बताया रेगुलर रूटीन के बाद है, बिजनेस में बिजनेस को चलाने की नियत से जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस और टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट। आप जो नॉन करंट एसेट ले रहे हो उसको मेंटेनेंस भी तो करनी होगी, उसकी मेंटेनेंस जब नहीं करेंगे तो वो तो खराब हो जाएगी। तो ये बेटा मेंटेनेंस भी जो है, क्योंकि आप अर्निंग करते रहो इसलिए हो रही है, तो ये भी क्या है आपके रेगुलर रूटीन का पार्ट है। ये ना समझना कि अगर मैं मेंटेनेंस करवा रहा हूँ उस नॉन करंट एसेट की, ये नॉन करंट एसेट की कॉस्ट नहीं, तुम्हारे रेगुलर रूटीन का पार्ट है। कभी कभार का खर्चा, तुमने कोई ऐसा खर्चा करा एग्जाम्पल के तौर पे, दूसरी एग्जाम्पल इसी तरह की, कि भाई आपने बिल्डिंग परचेज करी थी, अभी फिलहाल आपने बिल्डिंग में सिर्फ ये वाला पोर्शन देखा, नीचे का, ऊपर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर बना है, आपने क्या करा, एग्जाम्पल के तौर पे आप टीचर हो या फिर चलो कोई आपने यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स चला रहे हो, तो आपने यहाँ लैब्स वगैरह बनाई, आपने कहा 1 से 2 लैब काफी है, दिन में हम क्लासेस करवा सकते हैं आराम से। आपने नॉन करंट एसेट परचेज करा, परचेज करने के चक्कर में जो आपकी जितनी भी कॉस्ट थी, चाहे वो एजेंट की कॉस्ट हो या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो कॉस्टिंग आती है, वो सब आपकी क्या हो गई, नॉन करंट एसेट के अंदर शामिल हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख की अगर ये आपकी थी, तो भाई 50,000 आपके एजेंट्स के एग्जाम्पल के तौर पे, 30,000 के आपके डॉक्यूमेंट्स बने, मैं अभी जस्ट रफली और शॉर्ट बता रही हूँ। तो ये सब क्या हो गई आपकी, इंकर्ड हो गए हैं, किसमें, ये कॉस्ट का पार्ट बन गए नॉन करंट एसेट के तौर। यार अब जब कुछ साल गुजरे, पहले साल में तो इतनी आपको अचीवमेंट नहीं होगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको अब लग रहा है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स आ गए हैं, हमने मार्केटिंग पे काम कर लिया है, हमारी थोड़ी वर्क बन गई है, अब थोड़ी हमें और स्पेस चाहिए। आपने क्या करा, फिर आपने इसके ऊपर का जो फ्लोर था वो भी यूटिलाइज करने का सोचा, तो बनवाओगे, जब बनवाओगे तो उसकी कॉस्ट आएगी, सही है, वो भी क्या हो जाएगी, इसी में शामिल हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई? सेम वैसी एग्जांपल जो मैंने आपको दी। अब ये क्या कर रहा है, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ नॉन करंट एसेट्स पढ़े थे, वही सारे हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कौन कौन से हैं, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स हैं आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर्स, फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, लैंड और बिल्डिंग, ये सब हमने अभी पढ़ लिया है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है, नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्वेंट्रीज विच वी बाय और मेक इन ऑर्डर टू सेल। ये तो हमने पढ़ा था कि भाई जो आप सेल करने की नियत से लेकर आ रहे हो या बना के बेच रहे हो वो सब आपकी इन्वेंट्री है, तो ये वो वाली चीज नहीं है। इन्वेंट्रीज आर करंट एसेट along with cash and receivables. The distinguish between capital and revenue items
is an extremely important one. We looked at this in detail in chapter 2, section 7, and you should go back. ठीक है, ये आपके लिए है, रीड कर लेना. अब जरा इसको अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा. Capital expenditure which result the acquisition of non-current assets and movement in their earning capital. Capital expenditure non-current assets occurring in the appearance of non-current assets in the statement of financial position of the business. कहाँ दिखेगा ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? किस नाम से दिखेगा बेटा? नॉन करंट एसेट के तौर पे दिखेगा. क्लियर है? आगे पढ़ें. Capital expenditure is not charged as an expense. The statement of profit or loss. ये चार्ज नहीं होगा एक्सपेंस के तौर पे. याद रखिएगा, अगर आपने इसको गलत तरीके से ट्रीट करा तो आपके लिए मसले होंगे. पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया तो आपको किस किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ठीक है जनाब, कैपिटल क्लियर है. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ें. Revenue expenditure is expenditure which is for the purpose of the trade of the business, including expenditure classified as selling and distribution expense, administration expense and finance charges. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जो हमारे रेगुलर रूटीन के पार्ट होते हैं वही. आगे क्या लिखा है? Maintain that maintain category of non-current assets. Then will declare non-current assets. ठीक है, अब जो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ दिखेंगे? क्योंकि रेगुलर रूटीन का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब सेम इसी तरह मैंने जब आपसे कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका नॉन करंट एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखना है. आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेगुलर रूटीन का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखना है. अब हम बात करें अगर कैपिटल इनकम की, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं दिखेगा, दोनों उसी में दिखेंगे. यानी आपने जो प्रॉफिट अर्न भी करा है, आपने भले ही इसके तौर पे सेल करने की वजह से करा हो नॉन करंट एसेट को, लेकिन फिर भी वो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो उसके लिए. देन जो रेगुलर रूटीन का है वो तो आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही इनकम जाती है. क्लियर है ना यहाँ तक? कोई सवाल? अच्छा जी, रीड करें कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम को भी. Capital income, the proceeds of sale of non-trading assets, proceeds from the sale of non-current assets, profit or loss from the sale of non-current assets are included in the statement of profit or loss. ये याद रखिएगा किस में हो रहा है और किस चीज के सेल होने की वजह से. ये नॉन ट्रेडिंग एसेट्स हैं, ये ट्रेड के लिए नहीं है, बिजनेस में यूज करने की नियत से लाए गए थे, लेकिन अब किसी रीजन की वजह से हो सकता है कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं, हो सकता है आपने अपडेट करना, हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको लग रही है कि भाई मैंने गलत मशीन ले ली है, ये तो इतनी अच्छी नहीं है, मैंने गलत ले लिया, तो कुछ सालों बाद आपने उसको एक्सचेंज करने का सोचा. ठीक है, तो सेल किस चीज की हो रही है? नॉन करंट एसेट की. अब चाहे इसका प्रॉफिट है कि लॉस है, वो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्लियर है ना? आगे पढ़ें. Statement of profit or loss of a business for the accounting period, the sale takes place. Revenue income, income derived from the sale of trading assets such as good stock. ये याद रखिएगा, ये किस वजह से हो रही है? ट्रेडिंग एसेट की वजह से. सच एज और resale. ठीक है, गुड्स बॉट और मेड फॉर रीसेल, यानी कि आपने बाय करे थे, बना के आपने बेचना था, या फिर बने बनाए खरीद के बेचने थे, दोनों ही नियत क्या थी? आपकी सेल करने की. तो भाई वो क्या है आपके पास? रेवेन्यू इनकम. इसके अलावा रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स हो गए. डिविडेंड जो आप रिसीव करते हो फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस. ठीक है, यानी कि आपने नॉन करंट एसेट जो परचेज करा था उससे अगर आप जो कमाई कर रहे हो, यानी नॉन करंट एसेट के तौर पे आपने ये बिल्डिंग बनाई थी, अब इसकी नियत थी कि भाई कोचिंग सेंटर को दे देंगे,
या अगर हॉस्पिटल है हॉस्पिटल को दे देंगे, तो जो हमारे पास रेंट आएगा वो क्या होगा, इनकम होगी। कौन सी इनकम, आपके पास रेवेन्यू इनकम। ठीक है, यहाँ तक सही है। जब बिल्डिंग को अगर बेचोगे, बिल्डिंग जब बिकेगी तो वो तुम्हारा कैपिटल इनकम होगा। सही है, यहाँ तक दोनों को डिफरेंस रखना है कि अगर आपने जो बिल्डिंग इस नियत से बनाई थी कि मैं हॉस्पिटल को दे दूंगी, या फिर आपने इस चक्कर में कि भाई ये ऑफिस है तो स्टेट एजेंट ले लेंगे, या जो भी है किराए पे आपने उठाया, उससे जो आपके पास इनकम आ रही है वो आपकी रेवेन्यू इनकम है। लेकिन अगर किसी वजह से आपने एसेट ही बेच दिया, बिल्डिंग जो ली थी वो ही बेच दी, वो आपका कैपिटल इनकम। ठीक है, दोनों ने जाना कहाँ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है, लेकिन दिखाया जाएगा क्योंकि दोनों की जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है ऊपर नीचे होता है। सही है, हमारी जो नॉर्मल है वो आपकी सेल कहलाएगी, और जो ये वाली गेन और प्रॉफिट है इसकी वजह से आप पूरा शो कर पाते हो अलग। बहरहाल जब वो आएगा तब हम देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है वही मैंने आपको बताया। इसको जरा रीड करें कि बेटा आपने किसी चीज को मटेरियल कैसे समझना है, कि देखो क्या वो चीज तुम्हारे बिजनेस के लिए मायने रख रही है। वो चीज अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा है ही 50,000 का बिजनेस, ठीक है, अब 50,000 का अगर बिजनेस है, क्या 50,000 का बिजनेस है, तो अगर आपके पास कोई 5,000 की चीज है उसमें, तो 50,000 के बिजनेस के लिए वो 5,000 की चीज मायने रखती है। लेकिन अगर 50 मिलियन का बिजनेस है तो 5,000 की चीज उसके लिए इतना मायने नहीं रखेगी। सही है, उसके हिसाब से इतनी डिसीजन मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट उन चीजों के लिए लेते हैं बेटा जिसको अगर हम देखें कोई फैसला करने में आसानी हो, या हम उसको देखते हुए फैसला करें। क्लियर है, आपने एसीसीए ज्वाइन करने का फैसला करा, क्यों? क्योंकि स्कोप है आगे, मार्केट में वर्थ है, बजाय इसके दूसरी चीजों की डिसीजन लिया ना। बिजनेस में ही आपको बहुत सारी चीजों से डिसीजन लेने होते हैं कि भाई हमारे बिजनेस की वर्थ क्या है, कैसे दिख रही है टोटल अगर 50,000 का, तो आप आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जितने बिजनेस पर्सन हैं, वो देखते हैं हाँ भाई सही है, इसके ये एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो 50 मिलियन के हैं, तो वहां पे आपको छोटे मोटे एसेट्स नहीं दिखेंगे, होंगे कैलकुलेटर स्टेपलर सारी चीज होंगी, लेकिन वो नॉन करंट एसेट के तौर पे नहीं दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जितने बिजनेस पर्सन हैं, जितने यूजर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वो इतनी छोटी मोटी चीजों को देख के कोई फैसला खास नहीं कर सकते कि भाई 5,000 का आपका कैलकुलेटर गुम हो गया, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। नहीं कर सकते ना, इसलिए जरा इसको पढ़ें, रीड करें। also purchase from account continuing using the business will not be recorded as the asset but will instead be written off directly as an expense when purchased. An obvious example would be a box of pencils or a set of card dividers clearly used not to follow to capitalize such item and calculate depreciation from them the year and ये भी रीड करें। the decision as to whether such items are small enough in of large enough to be capitalized generally clear. However, what about borderline items such as newspaper, basket, set of days or some software? अच्छा, हमारे पास जो छोटी मोटी चीजें भी होती हैं, जस्ट लाइक आपका कैलकुलेटर हो गया, स्टेपलर्स हो गया, ऐसा नहीं है कि हम इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। बिजनेस में हर चीज की कैलकुलेशन होती है, लेकिन उसको नॉन करंट एसेट के तौर पे नहीं दिखाया जाएगा। फिर छोटा मोटा एक्सपेंस बना के स्टेशनरी के तौर पे कि भाई स्टेशनरी ये सारा आपका एक्सपेंस है, तो उसमें करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ही इसी वजह से देखते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल पोजीशंस में वो चीजें दिखाओ जो आपके यूजर्स के लिए फायदेमंद हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि मैनेजर्स को आपकी ऐसी चीजें देखनी है जो वाकई वर्थफुल हो। ले रहे हैं यहाँ तक ना? आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, जरा पढ़ें।
mirror of very current assets. So this computer might wait with no office and when call down cost handling the action be included in the record cost of non-current assets. These costs will include raw material, but also labor cost, creative overhead cost. This period will make the shared asset with transfer arbitrate in a similar way that purchasing non-current assets where all the costs are included in the purchase price of the asset. ये बात क्लियर है? याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप बना बनाई चीज मशीन के तौर पे लेकर आओ, कुछ आपको खुद भी बनानी होती है। तो बेटा जितनी भी उसकी कॉस्ट है, चाहे वो लेबर की हो गई, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो गई, किसी भी चीज की, वो सब उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। अच्छा, अगर हम मशीन भी लेकर आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आपके पाकिस्तान में ही हो, पाकिस्तान में है तो भाई आपने जिस जगह से उठाई है, साथ आप ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने फैक्ट्री तक लेकर आ रहे हो, वो सारी कॉस्टिंग उसमें इनकर्ड होगी, शामिल होगी। लेकिन अगर किसी बाहर मुल्क से, फॉरेन कंट्री से लेकर आ रहे हो, तो बेटा फॉरेन कंट्री से अपने मुल्क तक लाने का जितना भी खर्चा है, चाहे वो पैकेजिंग का हो गया, चाहे वो आपने कस्टम ड्यूटीज वगैरह देनी है, चाहे वो किसी और जाविये से देना हो, खरीदने वाले से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था कि भाई इसके थ्रू आप ले रहे हो, तो भाई जितनी उसकी पेमेंट वगैरह या आप उसको कमीशन वगैरह देते हो, वो सब भी एसेट के तौर पे शामिल होगा। क्लियर है? हम्म। अच्छा जी, कुछ मेथड्स इन्होंने बताया कि जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो परचेज करते हुए। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो भाई आपके पास एसेट आया है। मैंने कहा था सिर्फ जब आप गुड्स या आपके पास जो इन्वेंट्री है, जब वो परचेज करते हैं तो सिर्फ उसके लिए आप परचेजेस की बात करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है परचेजेस में। अदरवाइज जितने भी नॉन करंट एसेट है वो अपने नाम से आएंगे। तो भाई बिजनेस में एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कहाँ रिकॉर्ड होना है? डेबिट पे। और पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट क्या है? कैश के या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हो, है तो आपका कैश ही। बैंक के थ्रू कर रहे हैं। अब बैंक के थ्रू क्या हो रहा है बिजनेस में? ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आपने कहा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से कहाँ जाना है इसको? क्रेडिट पे। क्लियर है? तो आपके पास एंट्री क्या बनी? एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? देन अगर आप लोन के तौर पे ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही नॉन करंट एसेट आपके पास आ रहे हैं, साथ अभी आपने पेमेंट नहीं करी है, लाइबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? लोन पेबल। देन आपने लीज करवा के, तो नॉन करंट एसेट तो डेबिट हुआ, लीज पेबल आपका एक तरह की और आपकी फाइनेंस लीज इसी तरह की होती है जैसे आपने लिया है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन दिस केस द लीजिंग कंपनी लीगली ओन्स द एसेट बट द बिजनेस हैज एक्वायर्ड द एसेट फॉर यूज। Please note that the lease transactions are outside the scope of FA2 syllabus.
इस वजह से जस्ट इन्होंने मेथड बताया। क्लियर है? बाकी हम दो इन मेथड से जरा अवेयर हैं, समझ लो। लेकिन अभी हमारा लीज का इतना काम नहीं है, वो आपके पास आगे आएगा। क्लियर है? बस ये समझ लेना इतने मेथड्स होते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, डेप्थ में इतना नहीं जाया जाएगा। तो भाई पहले में हमने क्या देखा, बिजनेस has now paid the total amount and has nothing further to pay. Its cash flow is reduced by the total amount. ये हमें पता है। The business owns the asset and will now make the loan repayments to the bank or other lender plus interest. यहाँ तक क्लियर है? ये वाली जो सिचुएशन है वो फिर इंशाल्लाह आप आगे क्लास में पढ़ोगे F3 वगैरह। यहाँ कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए? अब आ जाओ, इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए करते हैं। यहाँ थोड़ी स्पेस है, हम इसको ऐसे ही करते हैं। अब जरा देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने एक मशीन परचेज करी कब, जनवरी 1 2021 पे, और इसकी कॉस्ट हम ज्यादा नहीं रख रहे हैं, इसकी कॉस्ट हम रख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख। ठीक है? और इसकी लाइफ 5 इयर्स है। ठीक है? अब वही वाला सवाल कि भाई क्या मैं इसको पहली तारीख को एक्सपेंस मानूं? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 इयर्स है तो ये 5 सालों तक मुझे फायदा दे सकता है। तो क्या मैं फिर इसको 5 साल मुकम्मल होने के बाद, यानी 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, दिसंबर 31 2025 में जाके इसको एक्सपेंस मानूं? तो भाई बाकी के 4 सालों का क्या होगा? नहीं, तब भी नहीं। तो इसका मतलब क्या, हमने देखा कि आप क्या कर रहे हो, जितनी इसकी लाइफ है उसको डिवाइड कर देते हो, इस पे डिवाइड कर देते हो। क्या है भाई, 1 लाख इसकी लाइफ, इसकी कॉस्ट थी, सॉरी, और आपने इसको 5 पे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। यानी 1 साल में इस नॉन करंट एसेट की वैल्यू एक्सपेंस कितनी होती जाएगी? 20,000। और ये 20,000 क्योंकि एक्सपेंस हो रही है तो वैल्यू क्या हो रही है एसेट की? डिक्रीज हो जाएगी 20। सही है? अब जरा आ जाओ, पहले हमने क्या बनाया? एयर्स। दूसरा हम क्या दिखा रहे हैं? डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये एक्सपेंस क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देन फिर हमारा क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन हमारे पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, दोनों ही क्या आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अब आपके पास पूरा 1 साल जब हो जाएगा, ये रिकॉर्ड कब होगा? जब पूरा 1 साल हो जाएगा। पूरा साल कब होगा? जब आप जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 2021 पर आओगे। ठीक है? तो भाई आपके पास क्या होगा? दिसंबर 31 2021 पे आके कितना एक्सपेंस हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने देखा 20,000 का एक्सपेंस हो जाएगा, ऐसा ही है। एक्यूमुलेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी वो डेप्रिसिएशन तुम ऐड करते रहो हर साल, क्योंकि हमें इससे एक काम लेना होता है। एक्यूमुलेट करने का मतलब है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा और वहां दिखाएगा कि भाई एसेट इतने 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 से टोटल कम हो चुका है। इससे पहले अभी कम नहीं हुआ था, अभी इसी साल हुआ है, तो भाई कितना हो गया एक्यूमुलेटेड भी? 20,000। नाउ कैरिंग अमाउंट। अब ये कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, याद रखिएगा। कैरिंग अमाउंट, या फिर आप इसमें कह सकते हो जो बुक वैल्यू है, दोनों ही नाम से आ सकता है। कैसे आएगी? आपके पास जो कॉस्ट होगी ना, फॉर्मूला है उसका होता है, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। क्या माइनस करते हो? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ कॉस्ट कितनी दी गई है? अभी फिलहाल आपको 1 लाख दी गई है, सही है? क्वेश्चंस में आपको दी जाएगी। इसमें से डेप्रिसिएशन अभी तक कितना हो गया? 20,000। ठीक है? तो भाई बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कितनी निकल कर आएगी?
1 लाख इसकी कॉस्ट थी, इसमें से माइनस कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? अभी पहले सवाल समझने लिखने से पहले कितनी आ गई भाई? 80,000। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, फिर दूसरा साल आपका आ रहा है। अब दूसरा साल आ रहा है तो किस तरह से यूज हो रहा है? January 1, 2021, सॉरी 2022 से अब जब आप पूरा यूज कर लोगे कहाँ पर आओगे? December 31, 2022 पर। फिर कितना यूज करोगे? क्योंकि हमने अभी देखा था कितना है भाई, 20,000, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 20,000। इस साल का 20,000, पिछले साल का 20,000, टोटल कितना हो गया? एक्यूमुलेट मतलब क्यूमुलेट से निकले हैं, इसको ऐड ऑन करते रहोगे, टोटल कितना हो जाएगा? 40,000। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके पास है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस कर दो। तो कॉस्ट अब कितनी हो गई है? कॉस्ट आपके पास वही 1 लाख ही है, चेंज नहीं है। एक्यूमुलेट अब कितना हो गया है? 40। 1 लाख में से 40 माइनस करो, कितना आ जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? देन तीसरा साल आ जाएगा December 31, 2023। इस साल भी क्या होगा भाई? क्योंकि हमने पहले से कैलकुलेट करा है, 20,000 ही क्या हो रहा है, इसके एक्सपेंस हो रहा है। तो भाई 20,000 इस बार का, पिछले 2 सालों तक कितना हो गया था? 40 एक्यूमुलेटेड। अब बताओ कितना हो जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? शुरू से अब तक कितना एक्सपेंस हो गया सबको टोटल कर दो। नाउ कैरिंग अमाउंट बताएं। कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। ये बात क्लियर हो रही है कैसे काम कर रही हूं मैं? अच्छा जी, फिर आ जाओ December 31, 2024 पर आए। इस साल भी क्या हुआ? 20,000 का एक्सपेंस हुआ। इस साल का 20, पिछले तमाम सालों के 60, तो कितने हो जाएगा? 80। नाउ कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू 20 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आ जाए, आखिरी साल है December 31, 2025। क्या हो जाएगा इस बार भी? 20,000 का एक्सपेंस। ना, अब जरा देखें 20,000 का एक्सपेंस इस बार का पिछले आपके सालों से कितना आ रहा है? 80। अच्छा, तो कितना हो जाएगा इस बार? 1 लाख हो गया ना। कैरिंग अमाउंट बताएं। नील, जीरो, कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट हमें बता रही थी कि भाई जितना आपने उस एसेट को यूज कर लिया है, अब आपकी बुक में उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, तब इसको बुक वैल्यू भी कहा जाता है, या कैरिंग अमाउंट के अब तमाम चीजें हटने के बाद अभी इसकी कितनी कैरी है, कितनी अमाउंट कैरी हो रही है। क्लियर है? एक्यूमुलेटेड हमें क्या बता रहा है कि जितनी इसकी कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट थी? 1 लाख। 1 लाख पूरी की पूरी क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो चुकी है। हमने क्या देखा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगर मैं समझूं तो आपने क्या देखा? आपने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को डिवाइड कर दिया किस पे? उसकी यूजफुल लाइफ पे। ऐसा ही है। मैं बच्चों को ये समझाती हूँ, बेटा डेप्रिसिएशन अगर समझना है तो क्या यही चीज है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें आप नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे फैला देते हो, डिवाइड कर देते हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? आ जाओ, इसको जरा आप रीड करो, डेप्रिसिएशन क्या है, पढ़ो जरा। A non-current asset has a cost and limited useful life when its value can eventually decline. It follows that the charge should be made in the statement of profit or loss reflect the use that is made of the asset by the business. This charge is called depreciation. आगे पढ़े। Nearly every non-current asset eventually wears out over time. The only exceptions being freehold land, machines, cars, and other vehicles, fixtures and lifting and human trading do not last forever. When a business acquires a non-current asset, it will have some idea of how long
useful life will be and might decide to do one two things. It may keep using non-parasitic until it becomes completely gone or useless and worthless. Alternatively, the business might decide to sell off the asset at the end of its useful life, either by selling it as second-hand item or as slave. अच्छा, हम क्योंकि जब सेल करते हैं तो बदले में कुछ वैल्यू हमें मिल रही होती है, अमाउंट मिल रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक चेयर ली थी, अब वो यूज करने के बाद आपने कहा कि भाई सही है, आपको मार्केट में या फिर जो उसका बेचने के बदले में आपको 20,000 मिल जाएगी। तो ये क्या है आपकी स्क्रैप। अभी ये स्क्रैप वैल्यू तब की होती है जब आप 5 साल पूरे, अगर उसने लाइफ दी गई है 5 साल पूरे भी इस्तेमाल कर लो ना, तो जब बेचने जाओगे इतनी मार्केट में वैल्यू मिलेगी इसकी। ये आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है, ठीक है। वो मार्केट वैल्यू नहीं है कि भाई अभी आपने जो इसको बेचा तो अभी भी लाइफ बाकी है, तो वो अलग चीज कहलाएगी। लेकिन जब पूरी यूटिलाइज कर लोगे, फुल्ली यूटिलाइज होने के बाद जो बताई जाती है, अच्छा भाई अगर हम इसको बेचेंगे तभी 20,000 की हमें मिल जाएगी, तो वो आपकी स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, मैंने आपको कहा था वही वाली चीज है। देखो आपने अब आईएएस इसको समझ लेना है क्या। आपके पास ये जो चीज पढ़ रहे हो, ये स्टैंडर्ड कौन से है? IS 16। कौन सा है भाई? IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आप पे F3 में भी आ रहे हैं। तो अभी पढ़ लोगे वहां पे आसान होगी क्योंकि ये अभी थोड़ा सा इनिशियल ही है, इसमें और एडिशन भी आएंगे। ये हमारे रेगुलर की तरह है ना, कि आपके पास ये नॉर्मल तरीके से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नॉर्मल तरीके से अगर हो रही है तो ये किस में आएगा? IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। और मैंने क्या कहा था बेटा, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें आप क्या करते हो, उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो उसकी यूजफुल लाइफ में। एलोकेशन लिखा है, इट इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहा जाता है बेटा? वो अमाउंट जिसको वाकई डेप्रिशिएट होना है। हमने देखा 1 लाख क्या था? डेप्रिशिएबल अमाउंट। कॉस्ट तो थी लेकिन डेप्रिशिएबल अमाउंट भी थी। क्यों? क्योंकि इसको पूरे ही को डेप्रिशिएट होना था, इसमें कोई भी चीज हमें रिटर्न नहीं मिलनी थी। क्लियर है? ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, वही वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी। डेप्रिसिएशन फॉर द काउंटिंग पीरियड इज चार्ज टू नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सही है, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? depreciable assets depreciable assets are assets which are expected, ये याद रखिएगा। अगर ये चीजें हैं तो फिर आपके पास IS 16 का काम होगा, अदरवाइज नहीं। क्या क्या? are expected to be used during more than one period। अगर तो more than one period के लिए नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसको मैं depreciable asset नहीं कहूंगी, कंसीडर ही नहीं करूंगी। हैविंग अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, उसकी कोई लिमिटेड यूजफुल लाइफ हो। अब ये लाइफ आपकी एस्टिमेट की गई होती है कि 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। आर हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई, ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस हैं तो डेप्रिशिएबल एसेट है, अदरवाइज नहीं होगा। IS 16 यही कह रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे इसको ट्रीट करो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो भाई अगर आपने इसको प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज करा है, फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? डेप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है, यूजफुल लाइफ क्या है? आपको बता दी जाती है कि कितने अरसे तक ये यूज हो सकता है। द पीरियड ओवर विच अ डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड by the entity or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity। एग्जाम्पल के तौर पे समटाइम ऐसा होता है कि आपको तमाम मशीन्स के हवाले से ये नहीं कहा जाता है कि ये 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। कभी कभार हम उसको आवर्स में भी बता सकते हैं कि भाई ये LED है, अब ये LED 5 लाख
घंटे चल सकता है। अब ये 5 लाख घंटे तक चल सकता है। एक ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इसमें जितनी जितनी चीजें लगी हुई हैं उसके हिसाब से 5 लाख घंटे ये चल सकता है। अब 5 लाख दिन रात पूरे एक साथ निकाल के, या फिर कुछ कुछ ऐसी आपकी मशीन्स होती हैं जो हम एस्टिमेट करके बता सकते हैं कि भाई ये 2 लाख यूनिट्स बना सकती है। अब जब 2 लाख यूनिट्स बना देगी तो उसका मतलब क्या है, उसकी लाइफ फिर महान लगती है। तो समटाइम आपको ईयर्स में दिया जाता है, समटाइम आपको इस तरह से दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ईयर्स वाली कहानी है तो ईयर्स की बात करें। क्लियर है? द टोटल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? देखो मैंने भी आपको कहा कि आपने एक एसेट लिया। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या है, 1,20,000 इसकी कॉस्ट है, और 5 साल इसकी क्या है भाई, इसकी लाइफ है। और जो बेचने वाला था उसने मुझे कहा था कि जब आप 5 साल पूरे इसको यूज कर लोगे तब भी ये कितने का बिक जाएगा, 20,000 का। तो 20,000 क्या है, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है ना कि मुझे मिल जाएगा, ऐसा ही है। तो क्या मैं इसको डेप्रिशिएट करूं 20,000 को? ये जो 20,000 मुझे एक्सपेक्टेड है कि मुझे 5 साल में जब यूज कर लूंगी तो मुझे मिल जाएगा, वट एवर कबाड़िए को बेचूं या किसी भी इसको बेचूं जिसको यूज हो, तो मुझे तो ये अमाउंट मिलनी है। क्या ये वाकई हमें डेप्रिशिएट करना चाहिए? 20,000 की जो वैल्यू है, क्या हमें इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए? हर साल जैसे हम एक्सपेंस करते आ रहे थे, क्या हमें इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, सिर्फ 20,000 की जो अमाउंट है ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल जब पूरे हो जाएंगे मुझे मिल जाएगी। सिर्फ 1 लाख ही तो है ऐसा जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं मिलनी है, तो इसका मतलब क्या है, वो असल आपकी ऐसी कॉस्ट है जिसको डेप्रिशिएट होना चाहिए। क्लियर है? तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है, जब आप कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू जो आप कहते हो, स्क्रैप वैल्यू भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है, कहीं 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 इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके नाम है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20,000 5 साल के बाद मिलेंगे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जो चीज मुझे मिलनी है तो उसको थोड़ी ना डेप्रिशिएट करूंगी। क्लियर है? ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको समझ लो। कॉस्ट किसे कहा जाएगा, स्क्रैप वैल्यू, या इसका दूसरा नाम सैल्वेज वैल्यू, या इसका दूसरा तीसरा नाम रेजिडुअल वैल्यू। इसको समझ लो। एस्टिमेटेड लाइफ क्या होता है आपके पास, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू किसे कहा जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसे कहा जाता है, तो फिर आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। क्लियर है? अच्छा जी, टोटल चार्ज क्या है, किस तरह से, द टोटल अमाउंट टू बी चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ ए नॉन करंट एसेट, द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज यूजुअली इट्स कॉस्ट लेस एनी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल सेल्स वैल्यू, यानी कि यही वाली, और डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ द एसेट्स लाइफ। ठीक है, डिस्पोजल वैल्यू भी कहलाई जाती है, या फिर आपकी जो सेल्स वैल्यू। अब ये आपके पास क्या कह रहे हैं, कॉस्ट में से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना मुझे मिलेगा पूरी उसकी लाइफ होने के बाद एंड में, तो उसको आप माइनस कर देते हो। ये आपका क्या कहलाएगा, डेप्रिशिएबल, ये आपकी कहलाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट या डेप्रिशिएबल कॉस्ट। सिर्फ आपने वो लेनी है। अब आपने क्या देखा है, a non-current asset costing 20,000 which has an expected, याद रखिएगा कितना बता रही हैं, 20,000 इसकी कॉस्टिंग है, which has an expected life of 5 years, expected life कितनी है, 5 years, and an expected residual value कितनी है भाई, नील है यहाँ पे, यानी 0 है। इसका मतलब क्या है, 20,000 ही हमारी जो है वही क्या होगा, हमारी डेप्रिशिएबल है, इसको पूरा का पूरा डेप्रिशिएट होना है। should be depreciated by 20,000 in total over its 5 period। ठीक है ना, क्योंकि 20,000 क्या है,
20,000 ही पूरी ऐसी वैल्यू है जो हमने मिलनी नहीं है, ये इसकी कॉस्ट है, तो इसकी कॉस्ट को पूरा का पूरा रिड्यूस होना है। दूसरी एग्जांपल क्या है, अ नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 20,000 which has an expected life of 5 years and expected residual value 3,000। यहाँ देखना सवाल में ऊपर दिया गया था भाई, जो उसकी कॉस्ट थी 20,000, वो उसकी पूरी कॉस्ट थी, इसमें से कोई भी आपका रेजिडुअल वैल्यू नहीं था, जीरो था। ये क्या था, जीरो था। तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा 20,000 था, ये पूरा डेप्रिशिएट होने के काबिल था। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने क्या है, 20,000 इसकी कॉस्ट है, लेकिन आपको कहा जा रहा है इस 20,000 में से 3,000 का क्या हो जाएगा, आपको बाद में पूरे 5 साल यूज करने के बाद मिल सकती है। क्या हो जाएगा, 20,000 में से 3,000 की जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू है वो हमें 5 साल में मिल सकती है। तो आप क्या करते हो, फिर इसको 3,000 को माइनस कर देते हो। तो जो माइनस करने के बाद 17,000 आपकी आ रही है, ये अमाउंट क्या कहलाएगी, आपकी डेप्रीशिएबल कॉस्ट। क्या कहलाएगी भाई, डेप्रीशिएबल कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जिसको वाकई डेप्रीशिएट होना है। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई, कोई सवाल? फिर आप इस 17,000 को फिर डिवाइड करोगे यूजफुल लाइफ पे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्लियर है, बात क्लियर हुई है, कोई सवाल? ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आए? हो सकता है अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आ जाओ, हम बात करेंगे। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन वगैरह मैंने आपको समझा दिया है, इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस के बदले में आपको ये अलग से पैसे नहीं दे रहा। बाकी सारी चीजें आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन किधर गया, ये देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पल 2.5, दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है, रीड करेंगे प्लीज? Non-current asset costing 40,000 has an expected life of 4 years. कितनी दी गई है, 4 years, ठीक है। Estimated residual income, residual value of nil, it might be depreciated by 10,000 per annum. पर एनम, पर एनम यानी एनुअली, ईयरली, सही है। तो हमने क्या देखा भाई कि उसकी कॉस्टिंग कितनी दी गई थी, 40,000, ऐसा ही है। लाइफ कितनी दी गई है, 4 years। लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, निल है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, तो भाई हमारे पास क्या बचेगा, 40,000 ही आएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। चलो इसको अभी हम, तो हमारे पास 40,000 क्या बता रहा है, यही हमारी क्या है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट को आप क्या करोगे, 4 years पे डिवाइड करोगे, तो एक साल की कितनी निकल कर आ रही है, 10,000 उन्होंने बताई गई है, ऐसा ही है। 40,000 को 4 सालों में डिवाइड करा है, 10,000 आ रही है, ठीक है। अब ये जो 10,000 आ रही है, तो जाहिर सी बात है आपने इसको दिखाना है, देखो वैसे ही बना हुआ है। हर साल कितना हो रहा है, आपके स्टार्ट में तो नहीं, लेकिन जब पूरा एक ईयर कंप्लीट कर लोगे तो कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा, 10,000। एक्यूमुलेटेड भी क्या हो जाएगा, 10,000, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं था। अब आ जाओ, यहाँ पूरी कॉस्टिंग है तो मैं इस पे बात नहीं कर रही, वही कॉस्ट है, कॉस्ट चेंज नहीं होती। बुक वैल्यू या इसका दूसरा नाम होता है कैरिंग अमाउंट। क्योंकि आपके पास 40,000 थी, 10,000 एक्यूमुलेट हो गई, 40,000 माइनस 10,000 कितने आ जाएगी कैरिंग अमाउंट, 30,000। क्लियर है यहाँ तक? दूसरे साल पर आओ, 2 साल जब पूरे यूज कर लोगे, आपने अगर जनवरी 1 पे ली है तो दिसंबर 31 पे ये काम होगा। फिर इस साल 10,000 का होगा एक्सपेंस, इस साल 10, पिछले साल 10, एक्यूमुलेट कितना हो गया, 20,000, ठीक है ना।
अब आपकी कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? देखो भाई 40,000 कॉस्ट थी, 20,000 एक्यूमुलेट हो चुका है, तो अभी कितनी रह जाएगी? 20,000। क्लियर है यहाँ तक? वही वाली चीज तीसरे साल पर आओगे, 10,000, इस साल की 10, पिछले साल की 20, 30 होगा ये। यहाँ तक क्लियर है ना? आपने कॉस्ट में से माइनस करी 30, तो कितना रह गया? 10,000। 4 साल जब यूज कर लोगे तो भाई 4 साल यूज करने के बाद ये जो आपके पास आ रही है एक्सपेंस, पूरा 40,000 आ गया, डेप्रिशिएबल कॉस्ट के बराबर है। एक्यूमुलेटेड भी कितना आ रहा है? 40,000, क्योंकि इतना ही आपका क्या होना चाहिए था? डेप्रिशिएट होना चाहिए था, क्योंकि इसकी कोई आपकी स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, ना ही रेजिडुअल वैल्यू थी। तो इस वजह से क्या, 40 के 40 को डेप्रिशिएट होना था, कर दिया। कैरिंग अमाउंट निकलेगी क्या? 40 में से 40 माइनस 0। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा जी बेटा, जब हम मेथड्स पर आते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं करने के। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इससे ही करवा रही थी। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन चल रही है। तो बेटा स्ट्रेट लाइन से आपको हर साल सेम अमाउंट का दिख रहा होता है। क्या दिख रहा होता है? सेम अमाउंट का। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? देन फिर हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे क्या होगा, शुरू के सालों में ज्यादा होगा, और जैसे जैसे एंड होता जाएगा वहां पे क्या होगा, एक्सपेंस कम होता जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला लिखवाया जाता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या लिखवाया जाता है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखवाती हूँ। मैं क्या लिखवाती हूँ? कॉस्ट के बजाय मैं क्या लिखवाती हूँ? कॉस्ट नहीं लिखवाती, बल्कि क्या लिखवाती हूँ कॉस्ट के बजाय? बुक वैल्यू, या फिर इसको आप कैरिंग अमाउंट भी कहते हो, उस पे आप रेट लगाते हो। ठीक है, अब ये क्यों, ऐसा क्यों, जरा भी मैं सवाल के साथ समझाती हूँ। मैं ये वाली कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट वाला कभी भी नहीं करवाती, मैं कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट करवाती हूँ। स्ट्रेट लाइन पे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, जरा इसको देखें। एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? अ नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 20,000 with an estimated life of 10 years and no residual value would be depreciated at the rate of, अब कितना रेट इन्होंने दिया गया है वो भी बता रहे हैं, साथ साथ इन्होंने बताया कि देखो भाई कितना हर साल ये डेप्रिशिएट होगा। 20,000 इसे कॉस्ट थी, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी लाइफ पे 10 years। तो कितना आ रहा है? 2,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम, पर एनम एनुअली का है। दूसरी क्या चीज लिखी गई है? अ नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 60,000 हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years and a residual value of 7,000. Annual depreciation charge using straight line method would be calculated as follows. बताओ जरा कैसे होगा? आपके पास कॉस्टिंग कितनी आ रही है? कॉस्ट कितनी है इसकी? 60,000। लाइफ कितनी है? 5 years। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? अब मुझे बताओ कितना होना चाहिए? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट पता है कितनी है? 12,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है यहाँ? डेप्रिशिएबल अमाउंट 7,000 है। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? वो अमाउंट जिसको डेप्रिशिएट होना है, तो 7,000 को डेप्रिशिएट होना है। 60,000 कॉस्ट है, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी गई है? 7,000। मैंने ऊपर बताया था क्या? 60,000 आपकी कॉस्ट है,
60,000 को पूरा का पूरा डेप्रिशिएट नहीं होना। क्या नहीं होना? पूरा का पूरा डेप्रिशिएट नहीं होना। इसमें से जो 7,000 है वो क्या है आपका? रेजिडुअल वैल्यू। या रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है? तुम्हें पूरे लाइफ के बाद, यानी लाइफ कितनी दी गई है, 5 साल, जब यूज कर लोगे तो तुम्हें इतना मिलना है। तो आपने कहा कहा था कि भाई 7,000 में माइनस कर दूंगी। 60,000 में से 70,000 माइनस करे तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 53। ये जो 53,000 है, यही मैंने क्या कहा था, ये आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। क्या है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जिसको डेप्रिशिएट होना है। मैंने लिख दिया पर, ये वो कॉस्ट है जिसको एक्चुअली डेप्रिशिएट होना है। 60,000 को क्यों नहीं होना? क्योंकि इसमें 7,000 वो चीज है जो हमने एक्सपेक्ट करी है। जब आप पूरी यूज कर लोगे इसकी लाइफ पे, 5 साल जब पूरे गुजर जाएंगे, इसकी लाइफ यूज हो जाएगी, फिर मुझे रिटर्न मिलेगा। तो मैंने उसको माइनस कर दिया। जो चीज मुझे मिलनी है तो मैं उसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगी। भाई डेप्रिशिएबल कॉस्ट को फिर क्या करोगे? डिवाइड कराओगे उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे। तो फिर निकल कर आता है स्ट्रेट लाइन से आपका डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या हुआ फिर इसका? फॉर्मूला हुआ आपके पास डेप्रिशिएबल। क्या हुआ? डेप्रिशिएबल कॉस्ट को आप क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो किस पे भाई? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे। अब ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी आई है? आपने कहा 53,000। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? आपने खुद बताया कि भाई 5 इयर्स है। सही है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? अभी मैंने आपको बताया था। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कि भाई जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 60,000 थी। इसमें से आप क्या माइनस कर देते हो? स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है इसको, या रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, या आपकी सैल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है। तो कितनी थी? 7,000 थी। निकल कर आया था कितना? 53,000। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से जो काम करेंगे उसका क्या फॉर्मूला है, बताएं। पर एनम कितना एक्सपेंस हो रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन के थ्रू? 53 को आपने डिवाइड करा 5 पे, कितना आ रहा है? 10,600 पर एनम। क्लियर है यहाँ तक? ये एक स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम इसी तरह से होगा। देखो, पहले साल भी 10,600, फिर दूसरे साल भी 10,600, पहले साल का 10,600, दूसरे साल का 10,600, टोटल कितने हो गए बताओ? ये आपको क्लियर हो गया ना? 10,600 आ रहा है। जरा वही टेबल बनाओ जैसे मैंने आपको कहा था, और फिर बताओ। ऐसा टेबल बनाए जो मैंने आपको ऊपर बताया था। नहीं, अभी अभी पढ़ने आए ना यहाँ पे, टाइम लगेगा, क्या मतलब है? ये रहा एयर्स, ये वाला एयर्स है आपके पास। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट। ये 4 कॉलम्स बनाए और फिर इसको सॉल्व करें।
5 सालों के लिए था, 60,000 उसकी कॉस्ट थी, 7,000 उसका स्क्रैप वैल्यू थी, और आपके पास 5 years लाइफ थी। कॉलम बना लिया? हो गया। अब जरा सॉल्व करें। मुझे पूरे 5 सालों का ही चाहिए। सर हम बना लिया था
पहले वो क्वेश्चन करो जो मैंने करा। कॉस्ट लिखो कितनी थी, ये फोटो भी लिखो इस तरह, जैसे मैंने करा था बता रहा था तो लिखा था। इसको लिखा था मतलब जो देखो वो वाला क्वेश्चन लिखो फिर ये सॉल्व करो, साथ साथ नहीं लिखा करो, मुझसे टाइम ले लिया करो फिर लिखा करो। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी क्या, 1,20,000 आपके नहीं, इसको नहीं सॉल्व करा था, सॉरी दूसरा वाला था। ये देखो मैंने इसमें कॉस्ट कितनी ली थी, 1,00,000 थी, सही है। 5 साल इसकी लाइफ थी, तो हमने क्या करा था, 1,00,000 को 5 सालों पे डिवाइड करा था। अब क्योंकि मैंने परचेज कब करा था, मैंने January 1, 2021 पे परचेज करा था, तो हम इसको कब एक्सपेंस मानेंगे, जब आप पूरा 12 महीने निकाल लोगे तो वो उस साल का एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है, एक साल मैंने यूज कर लिया, यानी 12 महीने मैंने इसको यूज करने के बाद December 31, 2021 को इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा। कितना था भाई, 1,00,000 को डिवाइड करा था 5 से, कितना आ गया, 20,000, ऐसा ही है। अब जब 20,000 आया, एक्यूमुलेट का मतलब है हर साल इसमें तमाम डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। इससे पहले साल कोई नहीं था, यही साल है, सही है। तो कितना आ जाएगा, 20,000। यहाँ पे भी कैरिंग अमाउंट कैसे निकाल रहे हो, कैरिंग अमाउंट का मतलब है अभी उसकी अमाउंट कितनी कैरी हो गई है, कितनी हो गई है अब उसकी, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद कितनी रह गई है, बुक वैल्यू में कितना है। तो आपने कहा कॉस्ट मेरे पास 1,00,000 थी, अभी मैंने 20,000 उसको यूज कर लिया है, तो 20,000 से रिड्यूस हो गई। अब मेरे पास उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 80,000। ये बात क्लियर हुई। दूसरे साल पर आओ, दूसरे साल पे भी क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम होगा। इस साल का 20,000 और पिछले साल के 20, कितने हो गए टोटल, 40,000। आपने मशीन को कितना यूज कर लिया, 40,000 का। जरा आओ दोबारा से, अब कैरिंग अमाउंट निकालोगे तो कैसे निकलेगी, कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000। मैंने अभी तक उसको कितना यूज कर लिया, कितना वो रिड्यूस हो चुकी है, कितना एक्सपेंस हो गया, 40,000 का। 1,00,000 में से 40 माइनस करे तो कितना आ गया था भाई। अब बाकी के 3 दोबारा करो, आप दोबारा से खुद से करो, 2 मैंने समझा दिए थे, अब ये करो। हाँ लिखो, आपको कोई मैं मसला नहीं करे। जब ये कर लेंगे, इसको जरा अंडरस्टैंडिंग से करना, ये छापने का नहीं कहा है मैंने, छापा खाना नहीं खोलना है, यहाँ पे समझ के करना है। 2 साल मैंने आपको बता दिया, 2 साल लिखो, तीसरे चौथे पांचवें का खुद से करना है।